आइए अब चैप्टर 3 के शेष भागों का अध्ययन करें। आप कोशिका द्रव्य देख चुके थे। यहाँ हम प्रमुखतः सजीव अंतर्वस्तुओं अर्थात कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिकांगों का अध्ययन करेंगे। कोशिका जिसके कारण अपनी जैविक प्रकृति प्रदर्शित करती है, ऐसी उपापचयी रूप में सक्रिय संरचनाएं ही कोशिका की सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। एक जंतु कोशिका में ये संरचनाएं पाई जाती हैं। नंबर 1, अंतर्प्रद्रव्य जालिका, गाल्जिकाय, तारककाय, माइक्रोसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम, रिक्तिकाएँ, अन्य सूक्ष्म रिक्तिकाएँ, केंद्रक। केंद्रक सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है। ये कहा जा सकता है कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले सूक्ष्म अंगक कोशिकांग कहलाते हैं। आइए अब पहला कोशिकांग देखें जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अथवा अंतःप्रद्रव्यी जालिका। कोशिका द्रव्य का मुख्य भाग अंतःप्रद्रव्यी जालिका से बना होता है। यह जालिका इकाई कला से बनी विभिन्न प्रकार की संरचनाओं के रूप में संपूर्ण कोशिका द्रव्य में फैली रहती है। आप स्क्रीन पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देख पा रहे होंगे जंतु कोशिका में। अंतःप्रद्रव्यी जालिका का प्राथमिक अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक पोर्टर, क्लाडे, फुलम तथा इसको यह नाम देने वाले वैज्ञानिक पोर्टर हैं। बाद में अनेक वैज्ञानिकों ने इन संरचनाओं को सार्वविक बताया तथा इनके महत्व का भी पता लगाया। इनकी चौड़ाई लगभग 1/500 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। यह फैलकर जालक का निर्माण करती हैं। इन संरचनाओं का संबंध कोशिका कला, केंद्रक, गाल्जिकाय तथा अन्य कोशिकांगों इत्यादि से होता है। कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि इन संरचनाओं का संबंध पास पड़ोस की कोशिकाओं से भी होता है। जालिका के अतिरिक्त कोशिका द्रव्य हाइलोप्लाज्म या साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहलाता है। हाइलोप्लाज्म का ध्यान रखेंगे कि जालिका के अतिरिक्त कोशिका द्रव्य को हाइलोप्लाज्म कहा जाता है। जालिका की संरचनाओं के कार्यों के बारे में वैज्ञानिकों के विभिन्न मत हैं। कुछ लोगों के अनुसार ये कोशिका के भीतर परिवहन का कार्य करती है। इन कलाओं के बाहरी भाग पर सहस्त्रों छोटे छोटे राइबोसोम कण चिपके रहते हैं। इन कणों से युक्त संरचनाएं या कलाएं कणिकामय जालिका बनाती हैं, जबकि कुछ अन्य कलाओं पर ऐसे कण नहीं होते, वे सपाट कहलाती हैं। बनावट एवं आकृति के अनुसार अंतःप्रद्रव्यी जालिका में 3 संरचनाएं दिखाई देती हैं। नंबर 1, पुटिकाएँ या वेस्किल। वेस्किल अंडाकार थैलियों जैसी संरचनाओं जो लगभग 5 से 500 माइक्रोमीटर तक होती है से बना होता है। नंबर 2, सिस्टर्नी। ये भी थैलियाँ हैं किंतु लंबी, चपटी तथा शाखा विहीन होती हैं। ये एक दूसरे के समांतर होती हैं। नंबर 3, नलिकाएँ। ये नलिकाएँ तथा वेस्किल एवं सिस्टर्नी इत्यादि को आपस में जोड़ती हैं तथा संपूर्ण जालिका का निर्माण करती हैं। आइए अब अंतःप्रद्रव्यी जालिका के कार्य का अध्ययन करें। अंतःप्रद्रव्यी जालिका की संरचना, विस्तार तथा इस पर उपस्थित अन्य संरचनाओं इत्यादि के आधार पर इसके निम्न कार्य हैं। नंबर 1, यह कोशिका के जीवद्रव्य को सुदृढ़ बनाती है।
क्योंकि यह इसके कलिल अधात्री के अंदर कंकाल की तरह विस्तृत होती है। नंबर 2, यह कोशिका में विभिन्न पदार्थों के स्थानांतरण का कार्य करती है, संभवतः पड़ोसी कोशिका से भी आदान प्रदान करती है। इस कार्य में इसमें उपस्थित नलिकाएं अधिक सहायक होती हैं। नंबर 3, यह जीव द्रव्य में क्रियात्मक सतह को अत्यधिक बढ़ा देती है, जिससे कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को एक विस्तृत क्षेत्र प्राप्त होता है। नंबर 4, अंतःप्रद्रव्य जालिका पर उपस्थित राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषक कोशिकांग हैं, जिनके सहयोग से अंतःप्रद्रव्य जालिका प्रोटीन, एंजाइम इत्यादि का संश्लेषण करने में सहायक होती है। सपाट जालिका प्रोटीन उपापचय में भाग नहीं लेती। ध्यान रहे, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है। आइए अब कोशिका के अंदर पाए जाने वाली दूसरे कोशिकांग, सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया को देखें। माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्ड्रियोसोम भी कहा जाता है। विभिन्न आकृतियों जैसे सूत्राकार, शलाकाकार, गोल अथवा कणिका के रूप में मिलते हैं। इनकी संख्या एक उपापचयी कोशिकाओं में सहस्त्रों होती है। कभी कभी इनकी संख्या कम भी हो सकती है। ये सूक्ष्म संरचनाएं हैं जिनकी अधिकतम लंबाई 2 से 5 माइक्रोमीटर तक होती है। इनकी मोटाई 0.5 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर तक होती है। इनकी संरचना इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखी गई है। ये थैली की तरह संरचनाएं होती हैं। ये सभी जंतु तथा वनस्पति कोशिकाओं में पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है, जैसे जीवाणुओं, नीलहरित शैवालों इत्यादि में ये एब्सेंट होती हैं। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी परत भित्ति से बनी होती है। ये परतें भी इकाई कलाएं हैं, किंतु इनमें से प्रत्येक की मोटाई 60 एंगस्ट्राम से अधिक नहीं होती। दोनों कलाओं के मध्य 60 से 80 एंगस्ट्राम का अवकाश होता है, यानी खाली स्थान होता है। यह अवकाश बाह्य कक्ष है। भीतरी कला के अंदर अंतः कक्ष होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की ये दोहरी कलाएं अत्यंत लचीली होती हैं। बाह्य परत समतल तथा भीतरी परत अनेक उभारों में उभरी रहती है। इन उभारों को क्रिस्टी कहते हैं। इन उभारों के कारण भीतरी कक्ष अनेक छोटे तथा अपूर्ण अंतः खानों में विभाजित होता है। भीतरी कला पर अनेक छोटे छोटे वृत्त जुड़े रहते हैं। इन कणों को अर्थात इन वृत्तों को चांस ने F1 कण या ऑक्सीसोम कहा। एक कण ही श्वसन की क्रिया में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण में भाग लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के प्रत्येक कक्ष में एक प्रोटीन युक्त अर्ध तरल द्रव्य भरा होता है। इस अर्ध तरल द्रव्य को मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स तथा कलाओं में अनेक प्रकार के एंजाइम भरे होते हैं, जिनसे सबसे प्रमुख और अधिक संख्या में श्वसन में सहयोग करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के जलहीन भागों में प्रोटीन लगभग 65 से 70%, फास्फोलिपिड 25%, RNA 0.5% तथा अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। मैट्रिक्स में राइबोसोम भी बिखरे रहते हैं तथा प्रोटीन कोलाइडी अवस्था में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया से DNA की उपस्थिति भी सुनिश्चित की गई है, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया में DNA भी पाया जाता है। आधुनिक अध्ययन तथा उसके परिणामों के आधार पर DNA उपस्थित होने के कारण इसके अनेक अपने संदेशवाहक RNA इत्यादि भी होते हैं, जिनसे कुछ मात्रा में अपने प्रोटीन, एंजाइम इत्यादि संश्लेषित किए जाते हैं। आपके स्क्रीन पर माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र दिखाया गया है।
इसे बार बार अभ्यास करके बनाना सीख लेंगे। उपयुक्त के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। अर्ध स्वायत्त कोशिकांग से आशय वह अपने जैसी संरचना स्वयं बना लेती है। अपने जैसी संरचना स्वयं बनाने का कारण कि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। इसमें उपस्थित राइबोसोम भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले राइबोसोम के ही समान होते हैं। डीएनए की उपस्थिति तो इनके स्वरूप को विशेष रूप से निश्चित करती है। आइए अब माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य को देखें। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन का केंद्र है। आपने पढ़ा है कि इसके अंदर उपस्थित प्रमुख पदार्थों का संबंध श्वसन से होता है, अतः श्वसन ही माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य है। खाद्य पदार्थों विशेषकर ग्लूकोज को तोड़ने के बाद बने पायरुविक अम्ल को ऑक्सीकृत करता है। ऑक्सीकरण की ये क्रियाएं क्रेब्स चक्र के अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती हैं। साथ ही निष्कासित ऊर्जा को एडीपी नामक अणुओं में ऊर्जा बंधों के रूप में जोड़कर एटीपी का निर्माण किया जाता है। एटीपी अणुओं को ऊर्जा का सिक्का भी कहा जाता है, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर ये तुरंत ऊर्जा देते हैं। आपके स्क्रीन पर ये जो चित्र दिखाया जा रहा है, इसको बार बार अभ्यास करके बनाने का प्रयत्न करें। ऊर्जा उत्पादन तथा उसको एटीपी के रूप में बंधित करने के गुण के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस अथवा विद्युत गृह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया विभाजित होते हुए देखे गए हैं। इन अतिक्रियाशील भागों में अधिक होती है। इस तरह यह लेक्चर अब यहीं समाप्त।